नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है मैथ्स पेडागॉजी के क्लास नंबर 2 की, गणित शिक्षा शास्त्र के क्लास नंबर 2 की। और इस क्लास में हम 15 बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन करने वाले हैं। सभी शिक्षक बंधुओं का वेलकम अभिनंदन है शिक्षक भर्ती के चैनल यूट्यूब चैनल जयसवाल कोचिंग सेंटर पर। पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। शिक्षा में ज्ञान देती है, संस्कार देती है, और यही शिक्षा का प्रचार करते रहना है और सिलेक्शन के साथ शिक्षक भर्ती में अपने सपने को साकार करना है। चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। कल की मैथ्स पेडागॉजी क्लास में 15 प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए और क्लास नंबर 2 में आइए कंटिन्यू क्वेश्चन को करते हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है, एक शिक्षक को गणित की कक्षा में बच्चों के लिए विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए। अर्थात जब आप शिक्षक बनेंगे, शिक्षिका बनेंगे, अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, तो बच्चों के लिए जो विषम समूह होता है उसको कैसे संभालना चाहिए। एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर उनकी क्षमता के अनुसार प्रश्न देकर संभालना चाहिए, या एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ समूहित रखकर, या अलग अलग क्षमताओं वालों को एक साथ समूहित रखकर ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें। यह हम ऑप्शन नंबर डी की बात कर रहे हैं कि कम क्षमता वाले बच्चों को जटिल प्रश्न गृहकार के रूप में देकर। साथियों, प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और वीवीआईपी कैटेगरी का प्रश्न बन जाता है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। तो विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए, अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है, दूसरा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। 17वां प्रश्न बेमिसाल प्रश्न, वीवीआईपी कैटेगरी का प्रश्न। आई होप आप लोगों ने इस क्लास को लाइक अवश्य कर दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाएं शिक्षक बंधु का। दोस्तों, गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं। किस लिए विकसित किए गए हैं? ताकि गणना के लिए बच्चों को लघु विधियाँ बताई जाएँ, ताकि विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए, ताकि बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और उसको परिभाषित किया जाए, या वर्ष की अंत परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार किया जाए। तो गणित में सीखने के प्रतिफल किस लिए विकसित किए गए हैं? ताकि बच्चों द्वारा हासिल किए जाने वाले कक्षावार दक्षता और कौशल की या कौशल को परिभाषित किया जाए। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सारे नोट्स पीडीएफ फाइल आपको प्राप्त करना है। टेलीग्राम पर अवश्य जुड़ें। टेलीग्राम पर सर्च करें ओनली वन जयसवाल कोचिंग सेंटर। सारे नोट्स पीडीएफ फाइल आपको फ्री में प्राप्त होंगे। सभी जानते हैं गणित में सीखने के प्रतिफल विकसित करने के लिए आवश्यक है कि बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए, उद्देश्यों का निर्धारण किया जाए और तदनुरूप शिक्षण कार्य किया जाए। 18वां प्रश्न है साथियों, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गणित की विशेषता को सही नहीं दर्शाता है। नेगेटिव नकारात्मक प्रश्न है। आइए ऑप्शन को रीड करते हैं। गणित विचारकों का जो है तार्किक विज्ञान है। गणित मनुष्य के मस्तिष्क में तर्क की आदत को बनाने का मार्ग है। गणित अमूर्त विज्ञान नहीं है। गणित को संख्या एवं स्थान के रूप में परिभाषित किया गया है। तो जो नीचे ऑप्शन दिए गए इनमें से ऐसा कथन जो गणित की विशेषता को सही नहीं दर्शाता है कि गणित अमूर्त विज्ञान नहीं है, यह दोस्तों सही नहीं रह सकता, क्योंकि गणित एक अमूर्त विज्ञान है और ऑप्शन कह रहा नहीं है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस राइट ऑप्शन नंबर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। साथियों, अगला प्रश्न दिया गया है, स्क्रीन पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति को नहीं दर्शाता है। गणित की अपनी भाषा होती है जिसके माध्यम से सूत्र प्रत्यय सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है, ये बिल्कुल सही बात है। गणित में अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या का अवसर होता है, बिल्कुल सही बात है। संख्याएं, स्थान मापन आदि गणित के आधार है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो ऑप्शन सी दिया गया है इसको ध्यान दीजिएगा। गणित में सामान्यीकरण का क्षेत्र संकुचित होता है। तो ऐसा कथन जो गणित की प्रकृति को नहीं दर्शाता है, क्योंकि गणित में सामान्यीकरण का क्षेत्र संकुचित जो है नहीं होता है, तो यह प्रकृति नहीं दर्शाता है। इसलिए हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस राइट ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है। 20वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आई होप इस प्रश्न का जवाब आपके पास अवश्य होगा कि 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणित के प्रतिभावान व्यक्ति थे आर्यभट्ट, श्रीधराचार्य,
श्री रामानुजन हरीशचंद्र। देखिए 20वीं सदी की बात कर रहे हैं और अभी कौन सा चल रहा है, 21वीं सदी चल रहा है। तो 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणित के प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे, सभी को पता है, एक ही नाम आएगा, वह है श्रीनिवास रामानुजन की बात करेंगे। विलक्षण प्रतिभा के धनी श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 ईस्वी को हुआ। इन्हें गणित में कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं मिला, फिर भी इन्होंने विश्लेषण एवं संख्या सिद्धांत के क्षेत्रों में गहन योगदान इनका रहा है। इन्होंने अपने 32 साल की अल्प आयु में ही 3884 को प्रमेयों का संकलन किया, जो कि आश्चर्यजनक उपलब्धि माना जाता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके वीवीआईपी कैटेगरी का प्रश्न है साथियों, कि गणित सार संग्रह के लेखक कौन हैं। आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, महावीराचार्य, ब्रह्मगुप्त। सभी को पता है कि जब भी गणित सार संग्रह की बात की जाती है, एक ही नाम आता है, महावीराचार्य। जी है साथियों, गणित सार संग्रह के लेखक और कोई नहीं, आपके महावीराचार्य जी हैं, जिसमें लघुत्तम समापवर्त निकालने की प्रचलित तरीके का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है कि माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कारकों को क्रम में लगाना है। यानी माप से अवधारणा संबंधित, माप को विकसित करने की अवधारणा संबंधित आपके क्रम दिए गए हैं कि शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं, शिक्षार्थी जो है लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं, शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को आपका सत्यापित करते हैं, ये शिक्षार्थी मीट्री इकाइयों के बीच संबंध को समझते हैं। तो आपको क्रम बताना है कि 4 3 2 पहले आएगा, 1 2 4 आएगा, यानी शिक्षार्थी कौन कैसा क्या करते हैं। तो आपका देखिए जो हमारा डी ऑप्शन दिया गया है 3 2 1 4, पहले आएगा 3, फिर इसके बाद आएगा 2, फिर आएगा 4, इसके बाद तीसरे नंबर पर 1 आएगा। क्या क्या आएगा, 3 2 1 4, 3 2 1, फिर आएगा 4। यानी शिक्षार्थी पहले सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करेंगे, फिर इसके बाद लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करेंगे, इसके बाद फिर मानक इकाइयों का प्रयोग करेंगे, फिर अंत में जो है आपका मीट्री इकाइयों के बीच संबंधों को समझते हैं। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे, ये आपका क्रम दिया गया है। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। आकृतियों को निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है। देखिए प्रतिरूप पैटर्न का प्राथमिक रूप से संबंध है, सममित का भी है और चौपड़ का है, लेकिन आपका कोण का संबंध आकृतियों के संबंध में देखा जाए, यानी कि पहलुओं में प्राथमिक स्तर में कोण का कोई संबंध नहीं होता है, क्योंकि हम प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास से 5th क्लास की बात करेंगे, प्राइमरी लेवल की बात कर रहे हैं। कोण की आकृति प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं होता, कोण की आकृति उच्च प्राथमिक स्तर से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है, संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे अर्थात वे बच्चे जिनकी आयु 8 से 9 वर्ष है, निम्नलिखित में से किस समुच्चय में प्रवीण होंगे। देखिए आयु भी दिया गया है और ये भी दिया गया है प्राथमिक कक्षा के बच्चे हैं, दोनों दिया गया है। अब किस समुच्चय में प्रवीण होंगे, तो सभी को पता है किस समुच्चय में प्रवीण होंगे। आपका जो ऑप्शन है पंक्तिबद्धता करने में, वर्गीकरण करने में और प्रतिवर्तता करने में, डी ऑप्शन सही होगा। अब आप बोलेंगे डी ऑप्शन क्यों सही होगा, क्योंकि संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के 8 से 9 वर्ष की आयु में बच्चे जो हैं पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण, प्रतिवर्तता में प्रवीण हो जाते हैं। 25वां प्रश्न है, इसके बाद 5 प्रश्न और करेंगे। जी हाँ, टोटल हम 15 प्रश्न करेंगे पेडागोजी के, जो आपके एग्जाम पर पूछे जाते हैं। और हम पता है मैथ्स की कंसेप्ट की क्लास आपकी ऑलरेडी प्लेलिस्ट मिल जाएगा और तैयारी हमारी 15 ऑफ 15 की चल रही है। बात करेंगे शिक्षा शास्त्र पेडागोजी की। पेडागोजी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आउट ऑफ 150 में से 90 नंबर आपके पेडागोजी शिक्षा शास्त्र के प्रश्न पूछे जाते हैं। 25वां प्रश्न है, कक्षा 3 या कक्षा 3 के विद्यार्थियों को आधे की संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षक निम्नलिखित क्रियाकलापों की योजना बनाते हैं। क्रियाकलाप क्या दिया गया है, चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया है, आधे का चिन्ह लिखता है, बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करता है, कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करता है। अब ये बताइए आप लोग यानी शिक्षक इन क्रियाकलापों का कौन सा सही क्रम या श्रेणी क्रम में करना चाहेंगे। देखिए जो पहला दिया गया है, थर्ड पहला यानी तीसरा पहला, चौथा दूसरा, तीसरा पहला
चौथा और दूसरा। इन्हें बहुत सारे मूल पदार्थों को आधे में विभाजित करता है। इसके बाद चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित करता है। इसके बाद कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करता है। इसके बाद आधे का चिन्ह लिखता है। तो हमारा जो पहला जो श्रेणी क्रम दिया गया है कि पहले थर्ड आएगा, फिर फर्स्ट आएगा, फोर्थ आएगा, इसके बाद सेकंड आएगा। ये आपके स्क्रीन पर दिया गया है कि बहुत सारे मूल पदार्थों को आधों में विभाजित करता है, चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया है, कहानी या शब्दों में प्रयोग से आधा प्रदर्शित करता है और आधे का चिन्ह लिखता है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती हैं। जो गणित की पहेलियां होती हैं वो प्राइमरी लेवल प्राथमिक स्तर पर मदद करती है। किस पर मदद करती हैं? समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में मदद करती हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए सभी को पता है कि गणित की प्रकृति तार्किक होती है और गणित विषय के अध्ययन में प्राथमिक स्तर के बच्चों की बुद्धि जो शक्ति होती है वह तार्किक क्षमता का विकास होता है। इसलिए प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में मदद करती हैं। अगला प्रश्न है, गणितीय संचारण उल्लेख करता है गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता पर, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता पर, गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के कौशल पर या गणित के कक्षा कक्ष में बोलने की क्षमता पर। तो सभी को पता है गणितीय संचारण क्या उल्लेख करता है? गणितीय संचारण गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता का उल्लेख करता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है। समझिएगा, यदि शिक्षार्थी पूर्णांक, भिन्न, दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत जो संक्रियाएं दिए गए हैं संपन्न करने में समर्थ है तो वह विभाजनात्मक अवस्था में होगा, उपादान अवस्था में, संक्रियात्मक अवस्था में या परिणात्मक अवस्था में होगा। देखिए समर्थ है, समर्थवान है इन चारों संक्रियाओं पर, अर्थात संक्रियात्मक अवस्था पर है। जब समर्थ है तो वह संक्रियात्मक अवस्था पर कहला जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि शिक्षार्थी पूर्णांक, भिन्न, दशमलव संख्याओं चारों आधारभूत संक्रियाएं जोड़, घटाना, गुणा, भाग संपन्न करने में समर्थ है तो वह संक्रियात्मक अवस्था में कहला जाएगा। 2 प्रश्न है और इनको कंप्लीट करते हैं, इस क्लास को कंप्लीट करते हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए इनमें से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण होगा? गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए, उसमें केवल बहुत से अभ्यास होने चाहिए जिससे कि तथातथ अभ्यास किया जा सके, वह आकर्षक और रंगीन होनी चाहिए, वह मोटी और बड़ी होनी चाहिए। तो सभी को पता है प्राथमिक स्तर प्राइमरी लेवल पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए जो विशेषता महत्वपूर्ण है कि उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों स्क्रीन पर है, वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके विकास या संवर्धन में होता है? विद्यार्थियों की गणित में परिकलन प्रक्रिया की समझ, विद्यार्थियों के गणित में समस्या समाधान कौशल पर, विद्यार्थियों के गणित में एकाग्रता पर या गणित में गणना के कौशल तथा गति पर। देखिए वैदिक गणित जो आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय में बहुत ही लोकप्रिय हो रहा है, तो लोकप्रिय हो रहा है अर्थात किसके विकास संवर्धन में होता है? गणित में गणना के कौशल तथा गति पर होता है। वैदिक गणित का प्रयोग गणित में गणना के कौशल तथा गति के विकास में सहायक है और शंकराचार्य स्वामी इसके लेखक हैं। वैदिक गणित के लेखक कौन है? शंकराचार्य स्वामी, ये भी आपको ध्यान देना है। तो ये रहे दोस्तों महत्वपूर्ण 15 प्रश्न सेकंड क्लास मैथ्स पेडागोजी की। आप लोगों को कैसे लगा नीचे कमेंट के माध्यम जरूर बताएं। और आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया, अगर शिक्षक भर्ती के बेहतर प्रिपरेशन के साथ बेहतर तैयारी के साथ सिलेक्शन पाना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिले। और चैनल को विजिट कीजिए, सारे प्लेलिस्ट में सारी क्लासेज आपको मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। क्योंकि राष्ट्र हित में शिक्षकों का परिवार है, आपका परिवार है, और फैमिली है, टीचर्स फैमिली है। दोस्तों मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्द मिलता हूं नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।